Dear student, welcome back to AK Education. I'm Dr. Zainab Babro. Today I'm discussing biology chapter 1. ठीक है ना, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हम एमसीक्यूज के इसके सॉल्व करेंगे पर पार्ट 2 में। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो पहली पॉइंट है, The oldest accurate dated for life form is a microorganism eubacteria, which dated back 35 million years. ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा सबसे पहला पहला लाइफ फॉर्म है इस दुनिया में, वो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूबैक्टीरिया, जो कि इस वर्ल्ड में 35 मिलियन ईयर्स पहले आया था। ठीक है, इसकी सेकंड पॉइंट है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 250 नैनोमीटर विच इज़ अबाउट 500 एक्स डेट ऑफ नेक्ड आई। इस दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो 250 नैनोमीटर है। ठीक है ना, जो कि हमारी आम आँख से 500 गुना बेहतर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे पास माइक्रोस्कोप के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, हर इसकी रिजोल्यूशन पावर चेंज होती है। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर सबसे कम होती है। तो सोचिए कि लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हमारे यहाँ से एक्टिवेटेड और इलेक्ट्रॉन की कहते नहीं होगी। ठीक है, The human naked eye can differentiate between 2 points at least 1 नैनोमीटर apart। जो हमारी आम इंसान की आँख है ना, वो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के 1 मिलीमीटर का ही डिफरेंस बता सकती है। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अगर 1 मिलीमीटर से कम हो गए तो पॉइंट्स मिले होंगे, 1 मिलीमीटर से कम होगा उनमें डिस्टेंस, तो हम उन्हें दो अलग चीज़ें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम उन्हें हम एक ही चीज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज एज मच एज 10,000 टाइम्स। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EMF कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन पावर इलेक्ट्रीफाई मैग्नीफाई कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को 1 मिलियन टाइम्स। ठीक है, फॉर 3D इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप इज़ यूज। किसी भी 3D इमेज, किसी भी ऑल ऑब्जेक्ट के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच different types of stands or colors are applied to cells or part of cells to differentiate or examine easily is called staining। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी भी चीज़ को कलर दे सेल या कोई भी सेल का पार्ट, ताकि उसे हमें डिफ्रेंशिएट कर सके दूसरे पार्ट से, उससे हम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, दी फर्स्ट स्टेनिंग अप्लाई टू कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेनिंग। और फर्स्ट स्टेनिंग अप्लाई किया जाए किसी भी कंपोनेंट के, उसे हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं। ठीक है, काउंटर स्टेन, द स्टेन डेट मेक cell and structure more visible when not completely visible with a principal strain। काउंटर स्टेन ऐसी स्टेन होती है जो कि सेल या किसी भी स्ट्रक्चर को वो और ज़्यादा विजिबल करती है, जितना प्रिंसिपल स्टेन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्रिस्टल फॉलेट स्टेन ओनली ग्राम बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, Ciphering a counter stain is applied that stain R cell, allowing identification of gram-negative bacteria। Vital stain, non-toxic stain applied to cell or tissues which do not harm it। Okay, types vital and intravital stain। Vital stain applied to the cell or tissues removed from the body is called vital stain। वाइटल स्टेन जो होती है ना, वो कोई भी नॉन टॉक्सिक
जो स्टेन होती है वो अप्लाई की जाती है किसी भी ऐसी सेल पे या टिश्यू पे जो उसे हार्म ना पहुँचे, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रावाइटल और दूसरा इंट्रावाइटल। एक्स्ट्रावाइटल वो होता है जिसमें हम वाइटल स्टेन अप्लाई करके किसी भी सेल और टिश्यू को रिमूव कर सके उससे बॉडी को, से एक्स्ट्रावाइटल कहते हैं। वाइटल स्टेन अप्लाई टू सेल और टिश्यू विच इज स्टिल ए पार्ट ऑफ मीन्स एक्स्ट्रावाइटल और स्टेनवाइटल में यही फ़र्क है कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल के अंदर है और उसे हम स्टेन करें तो वो इंट्रावाइटल होगा, ठीक है। अगर वो सेल से बाहर है तो वो एक्स्ट्रावाइटल, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू ऑर्गन इन वाइट्रो outside the living bodies in a nutrients or artificial medium in antiseptic condition is called tissue culture, ठीक है। And tissue culture is done on liquid nutrients, broth or agar or semiconductor nutrient medium. In vivo, the process inside the living. In vivo क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर हो उससे हम इन वाइवो करते हैं, और इन वाइट्रो जो हो कोई भी प्रोसेस जो कि लिविंग बॉडी से बाहर हो। एग्जांपल इन वाइवो का होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। Point number 90, the meristematic tissues are used in a tissue culture because they are rapidly dividing. So most commonly the component of meristematic tissues used. Sterilization, the process or treatment of explant with the antiseptic chemical is called sterilization. The following chemicals are the commonly used: sodium hypochlorite, calcium hypochlorite, mercuric chloride. Root formation is done with high oxygen low cytokinin ratio, ठीक है। रूट की वो फॉर्मेशन होती है ना वो ऐसे होती है कि उसमें जब हाई ऑक्सीजन हमारे पास रेशियो ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा हो और साइटोकाइनिन का रेशियो कम हो तो हमारे पास रूट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। वो रूट फॉर्मेशन में इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें लो ऑक्सीजन का रेशियो होता है और साइटोकाइनिन का ज़्यादा होता है, और कैक्टस में सेम रेशियो होता है ऑक्सीजन का भी और साइटोकाइनिन का भी। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में, आपको पता होता है, और प्लांट सेल में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पर फंजी और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, पर इनका डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है ना। प्लांट का जो होता है वो कंपोस्ट वो बना होता है सेलुलोज का, फंजाई का चाइटिन का, बैक्टीरिया सेल का मायोटिन और पेप्टिडोग्लाइकिन का। सेल वॉल इज़ द सीक्रेशन ऑफ गर्ल की बॉडी। सेल वॉल जो होती है ना वो सीक्रेशन होती है गर्ल की बॉडी की, ओके। तो आप पॉइंट वो 28 है इस पे फोकस करें, वो इसलिए ये वाली पॉइंट क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने पीएमसी की टेस्ट सॉल्व किए हैं तो इसमें ऐसा एमसीक्यूज आया है, ठीक है, हर टेस्ट में आया है। अभी वाली में जो पीएमसी ने दी है प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, उसमें यही एमसीक्यूज आया है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन कहाँ से होती है और इसकी सीक्रेशन कहाँ से होती है, ठीक है। तो उसमें पार्ट्स दिए गए हैं, कोई ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, ठीक है। उसमें गर्ल की बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो बच्चे गलती कर रहे हैं, कई लोग माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे हैं, कहीं राइबोसोम कर रहे हैं, कहीं तो ERP कर रहे हैं, कहीं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कर रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि ये गर्ल की बॉडी है, ठीक है। ठीक है, 29 पे आते हैं। इट इज़ फ्रीली परमेबल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल परमेबल है और सेमी परमेबल है, ठीक है। तो आपको परमेबल ही करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सेल वॉल यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी है, ठीक है। आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर का नाम है मिडिल लेमिना, मिडिल का नाम हमें प्राइमरी वॉल और इनर का सेकेंडरी वॉल, ठीक है ना। मिडिल लेमिना 1 माइक्रोन होती है लेंथ में, और प्राइमरी वॉल 1 to 2 माइक्रोन और सेकेंडरी वॉल 1 to 10 माइक्रोन, ठीक है। प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल इज अ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन हमारी नहीं मतलब आपकी पीएमसी जो अभी टेस्ट आ रही है उसमें दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्लांट सेल वॉल जो
प्लांट सेल जिसमें सेल फॉर्म ना हो उससे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो और हमें पीएमसी में क्वेश्चन, जो पीएमसी की अभी टेस्ट आ रही हैं उसमें क्वेश्चन ये है कि प्रोटोप्लाज्म में क्या नहीं होता, तो उसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हमारा पीएमसी में आया है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, ठीक है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में भी फ़र्क है, ठीक है ना। अगर आपसे वो प्रोटोप्लास्ट का पूछें तो आप उन्हें सेल वॉल कहना, ठीक है ना। अगर प्रोटोप्लाज्म का पूछें तो आप उन्हें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अब आप याद रखें कि प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। Cell membrane also called cell surface membrane or plasma membrane found in all prokaryotic and eukaryotic cell, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सभी सेल्स में मौजूद होते हैं। इट लाइज बिलो द सेल वॉल, ये सेल वॉल के नीचे ही होते हैं। सेल जो कंपोस्ट सेल वो मेम्ब्रेन कंपोज होते हैं 60 to 80% प्रोटीन की, 20 to 40% लिपिड्स की, ठीक है। प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर एक्सटेंसिव, इंट्रांसिव एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमाइज, ठीक है। Extrinsic protein. These protein are found on the surface of membrane. Intrinsic protein. These protein extend complete through the double membrane from one side to another side. Transparent protein or permease. Many small molecules or non-polar molecules pass through lipid, while large or polar molecule cannot pass through lipid. So they pass with the help of protein called permease. ठीक है। आपको पता होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ उनके लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल है ना वो पास नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि लिपिड हो गया, इसके लिए कोई गेट, कोई ब्रिज चाहिए। वो यहाँ पर हमारे प्रोटीन जो है एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस प्रोटीन को परमेज कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट किसी भी अगर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल के अंदर, तो प्रोटीन के ज़रिए उससे हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो है दो टाइप की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है देखते हैं, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट कराएं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मीन्स अगर एक सब्सटेंस, ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे दो सब्सटेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इनमें से एक को ट्रांसफ़र करा रहे हैं ज़्यादा वाले सब्सटेंस की तरफ, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट तो अपने आप तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुद कम है क्वांटिटी में और ये ज़्यादा है, तो ये तो रिपेल करेंगे। इसलिए इसको लाने के लिए एक एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। और अगर किसी भी सब्सटेंस को हम एनर्जी के ज़रिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में पहुंचा रहे हैं तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ओके। अगर किसी भी सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पहुंचा रहे हैं विदाउट एनर्जी, हेल्प ऑफ एनर्जी की मदद के सिवा, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया।
बेसिस ट्रांसपोर्ट जो है ना गैस के थ्रू होती है, मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। एक्टर ट्रांसपोर्ट मस्ट अकर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन। एक्टर ट्रांसपोर्ट स्पेशल प्रोटीन्स के ज़रिए होती है जो कि पंप है। प्रोटीन मेक द membrane selective permeable because it select the transport of substance according to need of cell, ठीक है। A cytoplasm consists soluble part cytosol, insoluble part cell organ in mitochondria, plastid. Cytosol contain 90% water and small ions which together form true solution. Glycolysis occur in cytosol, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो याद रखना ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होती है। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज कॉल्ड सिस्टेम। जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसे हम सिस्टेम कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। यहाँ पे 2 टाइप के एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे राइबोसोम अटैच होते हैं इसके सरफेस से, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्म पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हेल्प करता है लिपोसिंथेसिस में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, मसल कंसंट्रेशन में, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मैकेनिकल सपोर्ट, स्पेशल लिपिड सिंथेसिस में खासकर स्टीरॉयड, लिपिड सिंथेसिस में खास करके स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस की, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियस में ही बनता है, ठीक है, यूकैरियोट में, याद रखना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। इन यूकैरियोटिक राइबोसोम ऑफ लार्जर साइज, यूकैरियोटिक में जो है राइबोसोम वो लार्जर साइज के होते हैं। उसका स्मॉलर सब यूनिट जो होता है 40S का होता है, और लार्जर सब यूनिट होता है 80S का, वो खुद राइबोसोम, और लार्जर सब यूनिट 68 का, खुद राइबोसोम 80S के होते हैं, ठीक है। In prokaryotes, the ribosome of smaller size 70S with smaller subunits of 30S and larger of 50S, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं 70S के, ठीक है। उसके स्मॉलर सब यूनिट 30S का होता है, और लार्जर सब यूनिट जो होता है 50S का होता है, ठीक है। लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स अटैच्ड, लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट्स जो होते हैं अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयन की हेल्प से, ये भी आपको याद रखना है। राइबोसोम्स आर आइदर अटैच्ड टू द RNA और रिमेन फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बता दें अगर आपको कुछ क्लियर ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।